मीनकेतन प्रधान की काव्यकृति महानदी तथा करुकाल पर पंकज रथ शर्मा द्वारा की गई समीक्षा। समीक्षक का परिचय। पंकज रथ शर्मा, जन्म 7 जुलाई 1990, शिक्षा एमए अंग्रेजी इतिहास, वर्तमान में सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु औषधालय कलमा, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़। समीक्षा का वाचन। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं छत्तीसगढ़ के साहित्यिक तीर्थ के नाम से विख्यात श्रद्धेय पद्मश्री मुकुटधर पांडे जी के पैतृक गांव बालपुर से जुड़ा हुआ कलमा, वर्तमान जिला शक्ति छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवा के अंतर्गत पदस्थ हूँ। छायावाद के प्रवर्तक इस महान कवि का गांव महानदी के तट पर स्थित है। महानदी के ठीक दूसरे तट पर महानदी के रचयिता कविवर डॉक्टर मीनकेतन प्रधान का पैतृक गांव लिप्ती, वर्तमान जिला सारंगढ़, बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़ स्थित है, जो इस तट पर खड़े होने पर सामने से दूसरे तट पर दिखाई देता है। बीचों बीच महानदी की चौड़ाई 3 किलोमीटर से अधिक है। कवि मीनकेतन प्रधान की रचना महानदी तथा करुकाल की रचना भूमि महानदी का वो प्राकृतिक परिवेश है जहाँ ग्रामीण जनजीवन आज भी अपनी परंपरागत संस्कृति और सभ्यता में सांसें लेता है। नदी के स्पर्श से अछूता रहकर यहाँ की मूल संवेदना को आत्मसात नहीं किया जा सकता। बारिश के समय लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में तटवर्ती सारे गांव आते हैं। तटों का क्षरण इतना अधिक हो चुका है कि कई गांव तो नदी के ग्रास में आने के बाद कुछ दूर खिसक कर नई बसाहट के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही बालपुर में पांड्या जी का पैतृक निवास नदी का हिस्सा बन चुका है। ये प्रकृति की गति और वहाँ के निवासियों की नियति है। बावजूद इसके जीवनदायिनी और प्रवाहिनी है ये महानदी। देश की अन्य नदियों की तरह इसकी महिमा ऐतिहासिक है। पहले तो इसी पर तटवर्ती पूरा जीवन निर्भर रहता था। अब तो विकास के कई नए आयाम हैं। जीवन यापन के लिए तकनीकी कई साधन सुलभ हैं, डैम बन रहे हैं, प्राकृतिक परिवर्तन हो रहे हैं। महानदी भी उथली होती जा रही है, किंतु भौगोलिक ढांचा वही है। ऋतुओं के अनुसार उसका पूर्व स्वरूप अवश्य दिखाई देता है। बाढ़ आदि की विकरालता पहले से भी भयानक है, फिर भी इसकी अपनी गौरवशाली परंपरा है। इसी परिवेश को अतीत और वर्तमान के कथा फलक पर रखते हुए कवि मीनकेतन प्रधान जी ने अपने भीतर की संवेदनाओं को वैश्विक विस्तार दिया है। उनकी कविताओं की असंख्य भाव लहरियाँ, जिन्हें हम महानदी की 77 और करुकाल की 57 कविताओं में जीवंत रूप से पाते हैं। इन कविताओं के केंद्र में कवि का बचपन और युवा काल है। परवर्ती समय में एक तरह से वो क्रमशः प्रवासी से परदेसी की तरह हो जाता है। उसके जीवन के विडंबनाएं इस कदर झकझोरती हैं कि वो सारे परिवर्तनों को जीता है, उसकी संवेदनाओं को शिद्दत से अभिव्यक्त करता है। महानदी की अंतिम 3 कविताएं कुर्री में इस भाव को बखूबी देखा जा सकता है। मुकुटधर जी की कुर्री कविता से वो प्रेरणा प्राप्त तो करता है, किंतु उसकी अवधारणा बिल्कुल भिन्न है। कवि मीनकेतन की इस रचना का जन्म कोरोना कालीन परिस्थितियों में होता है। सबको पता है 1920-21 में पूरी दुनिया में महामारी का कैसा हाहाकार मचा था। दुनिया में कई लोग असमय कालकवलित हो गए। ऐसे बिछुड़न का दुख जब स्थायी हो जाता है तो करुणा मिश्रित शोक सहस्र सहस्र स्वरों में फूट पड़ता है। तब वो केवल भौतिक और आत्मकेंद्रित नहीं रह जाता, सर्वात्म हो जाता है। कुर्री कविता 1, 2, 3 में इसे देखा जा सकता है। कुर्री 1 से गुम होती अब सन्नाटे में उसकी चीख पुकार, ढेर पड़ी यहाँ तपती रेती जले फफोले खूब, मैं देख रहा होता तड़के झरते गीले गीत। कुर्री 2 से दिखती नहीं यहाँ बरसों से कुर्रियों की कतार, ऐसा नहीं ठिकाना कोई जहाँ पल पल उजास, कोरोना से सहमी दुनिया मरे लोग अनजान, लॉकडाउन में शहर सूना भीड़ लगी शमशान। लोग यहाँ अपने में उलझे रहते कोसुन दूर, दुखों से अपने ऊपर उठा 7 समंदर पार। जीते को भी युद्ध मारता है गवाह इतिहास, झुंड को नई राह दिखाता है सदियों का प्रतिभास। कुर्री 3 से देखिए, नए पुराने बराबर चले, बदलता रहा दौर, 21वीं सदी में लत्ते करु कविता के बौर। इस आखिरी पंक्ति में कवि कविता की धारा के बदलाव की बात कर रहा है।
महानदी संग्रह में माँ शीर्षक की 5 कविताएं अत्यंत मार्मिक हैं। अन्य कविताओं के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि परिप्रेक्ष्य रचनाकार को बांधते छांटते ही नहीं, बल्कि खुले मैदान में चुनौती बनकर खड़े हो जाते हैं, जिसे कवि ने बेबाकी से उजागर किया है। ऐसी कविताओं में प्रमुख हैं स्वाधीनता दिवस, झंडा बरदार, पता, जुगाड़, 1 से 10, चुनाव परिणाम, सांप, चलते पुर्जे। दूसरा संग्रह है करुकाल। इसमें कुल 57 कविताएं हैं। करुकाल शीर्षक से आरंभिक 31 कविताएं हैं। पिता के लिए शीर्षक से 19 कविताएं हैं। अन्य शीर्षकों से 7 कविताएं हैं। करुकाल विषयक कविताएं कोरोना काल की भीषण त्रासदी से संबंधित हैं। इसी तरह पिता विषयक कविताओं में भी पिता की बीमारी तथा मृत्यु के कारण शोक जनित संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। करुकाल संग्रह में भी महानदी संग्रह की अपनी बात बिल्कुल समान है। दोनों संग्रहों को श्रृंखलाबद्ध मानते हुए कवि ने अपनी बात 8.5 पेज को दोनों में समान रखा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि दूसरा संग्रह पहले संग्रह की अगली कड़ी है, जिसमें कोरोनाकालीन भीषण परिदृश्य साफ साफ दिखाई देता है। महामारी का असर बाहर से कहीं ज्यादा आदमी के दिलो दिमाग में है। भय, आशंका, दहशत, निराशा, हताशा, करुणा, शोक आदि भावों में, जैसे करुकाल 1 से। करुकाल में आगे बढ़ रही 21वीं सदी तथा कविता की आखिरी पंक्तियां, रोज रोज के हादसों की परतें आखिर कौन उघाड़ेगा, जनगण का मन कब तक दुखता रहेगा। पिता विषयक कविताओं की मार्मिकता बहुत गहरे में छू जाती है। सब कुछ था वैसा का वैसा, नहीं कहीं कोई हलचल, बड़ी बड़ी गोल आंखों में धस गई भाषा, पुराण कथाओं का थमा प्रवाह, मुंह खुला का खुला था। करुकाल संग्रह की आखिरी कविता का शीर्षक है महानदी पुल से, जो महानदी संग्रह की कविताओं की संवेदना से ही जुड़ी हुई है। इसमें कवि ने महानदी पर पुल बनने के बाद उसके ऊपर से गुजरते हुए नीचे नदी को देखकर अपने अतीत का स्मरण करता है। संग्रह की अंतिम पंक्तियां देखिए, फिर उदास मन लौटता साबुत नदी को लिए अपने उसी घर। इन दोनों काव्य संग्रहों के लिए कवि मीनकेतन प्रधान को बहुत बधाई। नमस्कार। आज हम एक खास साहित्यिक यात्रा पर निकल रहे हैं जी। डॉक्टर मीनकेतन प्रधान की 2 काव्य कृतियों महानदी और करुकाल, इनके संसार में। और हमारा गाइड है पंकज रथ शर्मा द्वारा लिखी गई एक समीक्षा। ये हमें इन कविताओं की आत्मा तक पहुंचने में मदद करेगी। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है, मतलब इस समीक्षा के जरिए कविताओं की तह तक जाना, उनकी प्रेरणा क्या रही होगी, कौन से विषय हैं जो उन्हें छूते हैं, और कवि की संवेदनाएं वो कैसे आकार लेती हैं। हाँ। खासकर महानदी के बदलते तटों और वो कोरोना काल के जो अनुभव रहे उनके बीच। चलिए इस साहित्यिक परिदृश्य को और करीब से देखते हैं। बिल्कुल। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये समीक्षा मतलब महज कविताओं का विश्लेषण नहीं है। हाँ। ये हमें उस भूगोल, उस संस्कृति, उस मिट्टी से भी जोड़ती है जहां ये शब्द जन्मे हैं। सही। और समीक्षक पंकज रथ शर्मा वो खुद उसी इलाके से हैं। महानदी के तट से उनका गहरा नाता है। अच्छा। और ये बात उनके विश्लेषण को एक अलग ही, आप कह सकते हैं, प्रामाणिकता देती है। ये सिर्फ एक बाहरी नजर नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी समझ भी है। हाँ, ये जुड़ाव तो बहुत महत्वपूर्ण है। समीक्षक पंकज रथ शर्मा के बारे में बताया भी गया है कि वो छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी हैं जी। और उनकी पोस्टिंग कलमा में है, जो सहायक तीर्थ कहे जाने वाले बालपुर गांव के बिल्कुल पास है। वही बालपुर जो पद्मश्री मुकुटधर पांडेय का गांव है। तो उनका उस साहित्यिक और भौगोलिक विरासत से सीधा संपर्क है ना? बिल्कुल। हाँ। और मजेदार बात यह है कि कवि डॉक्टर मीनकेतन प्रधान का पैतृक गांव लिप्ती वो महानदी के ठीक दूसरे तट पर है। अच्छा। बालपुर के एकदम सामने। जी, बालपुर के एकदम सामने। तो सोचिए, महानदी के 2 किनारों पर 2 कवि, पांडेय जी और प्रधान जी। समीक्षा में जिक्र है कि इन दोनों गांवों के बीच नदी की चौड़ाई 3 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अरे वाह, 3 किलोमीटर। हाँ, तो ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये एक तरह का संवाद है नदी के आर पार। सही कहा। तो ये महानदी सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि इन कविताओं की पृष्ठभूमि है, उनका कैनवस है एक तरह से। जी। समीक्षा बताती है कि यहाँ का ग्रामीण जीवन आज भी अपनी पारंपरिक लय में धड़कता है, लेकिन ये जीवन आसान नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर साल बाढ़ आती है, किनारे कटते हैं, गांव के गांव उजड़कर कहीं और बस जाते हैं।
बताया गया कि बालपुर में पांडे जी का अपना पुश्तैनी घर भी नदी की भेंट चढ़ गया। ये एक निरंतर चलने वाला बनने बिगड़ने का क्रम है। सही कहा, ये प्रकृति की अपनी गति है और तट पर बसे लोगों की नियति भी। हाँ, लेकिन महानदी सिर्फ विनाश नहीं लाती, वो जीवनदायिनी भी है। बेशक, जैसा समीक्षा में कहा गया है, अब विकास के नए पैमाने आ गए हैं, डैम बन रहे हैं, तकनीक बदल रही है। नदी शायद पहले से कुछ उथली भी हुई है, लेकिन उसका मूल चरित्र, उसका भौगोलिक ढांचा, ऋतुओं के साथ उसका बदलना, वो आज भी वैसा ही है। अच्छा, नौ का हिस्सा बनाया है। ये सिर्फ देखे हुए दृश्य नहीं है, ये भोगे हुए यथार्थ हैं। बिल्कुल। और इसी पृष्ठभूमि में पहला संग्रह आता है महानदी। इसमें 77 यानी 77 कविताएं हैं। जी। कहा गया है कि ये कविताएं कवि के बचपन और युवावस्था के अनुभवों पर केंद्रित हैं। लेकिन इसमें एक दिलचस्प मोड़ भी है। समय के साथ कवि खुद को प्रवासी से परदेशी जैसा महसूस करने लगता है। ये बदलाव सिर्फ भौतिक दूरी का नहीं लगता, है ना? हाँ, ये प्रवासी से परदेसी होना, ये बहुत गहरा है। मतलब प्रवासी वो है जो घर से दूर है लेकिन जुड़ाव महसूस करता है, लौटने की उम्मीद रखता है। जी। परदेसी शायद वो है जो भावनात्मक रूप से भी दूर हो गया है, जो अपने ही मूल स्थान पर अब खुद को थोड़ा बाहरी महसूस करने लगा है। ये बदलते समय, बदलते रिश्तों और शायद बदलते हुए आत्मबोध का संकेत है। कवि इन परिवर्तनों को सिर्फ देख नहीं रहा, वो उन्हें जी रहा है और अपनी कविताओं में उतार रहा है। एक तरह का आंतरिक निर्वासन भी कह सकते हैं इसे। हाँ, ये बात है। और इसी संग्रह महानदी में कुछ कविताएं हैं जो खास ध्यान खींचती हैं। जैसा कि समीक्षा बताती है, कुर्रई शीर्षक वाली आखिरी 3 कविताएं। जी, कुर्रई। इनका संदर्भ मुकुटधर पांडे जी की प्रसिद्ध कविता कुर्रई के प्रति से जुड़ता है। लेकिन इनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। ये कोरोना काल की छाया में लिखी गई हैं। बिल्कुल। पांडे जी की कुर्रई तो प्रकृति और वियोग के भाव से जुड़ी थी, लेकिन प्रधान जी की कुर्रई कविताएं ये उस पुरानी संवेदना को एकदम नए भयावह संदर्भ में रखती हैं। समीक्षक इसे 1920-21 की महामारी से जोड़ते हुए कोरोना काल के हाहाकार की बात करते हैं, उस बिछुड़न के दर्द की जो स्थायी हो गया और उस दुख के सबके लिए एक जैसा हो जाने की बात करते हैं। ये सिर्फ एक पक्षी की चीख नहीं रह जाती, ये पूरे युग की पीड़ा बन जाती है। सही। कुर्री एक की कुछ पंक्तियां इस दर्द को महसूस कराती हैं। गुम होती अब सन्नाटे में उसकी चीख पुकार, ढेर पड़ी यहाँ तपती रेत, जले फफोले खूब, मैं देख रहा होता तड़के झड़ते गीले गीत। ये गीले गीत शायद आंसू हैं या वो दुख जो शब्दों में ढल रहा है। हाँ, और वो तपती रेत पर पड़े फफोलों का बिंब कितना सजीव है। बहुत। और कुरीदो तो सीधे कोरोना की तस्वीरों को सामने लाती है। कोरोना से सहमी दुनिया, मरे लोग अनजान, लॉकडाउन में शहर सूना, भीड़ लगी शमशान। उफ। ये पंक्तियां उस दौर की हकीकत का आईना है। अनजाने में मरते लोग, खाली शहर और शमशानों में लगी कतारें। और फिर ये पंक्ति आती है जो बहुत सोचने पर मजबूर करती है। जीते को भी युद्ध मारता है, गवाह इतिहास। ये सिर्फ मरने वालों की बात नहीं है, ये उन पर पड़े असर की बात है जो बच गए। हाँ। महामारी एक युद्ध की तरह है जो शरीर के साथ साथ मन पर भी गहरे घाव छोड़ जाती है। बिल्कुल। फिर कुर्री 3 की वो आखिरी पंक्ति 21वीं सदी में लत्ते करु कविता के बौर। ये करु कविता यानी करुणा या दुख की कविता के आने का संकेत है। हाँ, ये जैसे कह रही हो कि अब जो कविता आएगी वो इस गहरे दुख से सिंची होगी। ये एक तरह से दूसरे संग्रह करु काल की भूमिका तैयार करती है। सही पकड़ा आपने। ये पंक्तियां भविष्य की ओर इशारा करती हैं, उस भावनात्मक परिदृश्य की ओर जो महामारी ने रचा है। और महानदी संग्रह में सिर्फ यही नहीं है। मां शीर्षक से 5 मार्मिक कविताएं हैं जो मां के प्रति गहरे भावों को व्यक्त करती होंगी। हाँ, और इसके अलावा जैसा समीक्षा बताती है, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर भी कवि ने बेबाकी से लिखा है। जी बिल्कुल। उन कविताओं की शीर्षक ही देखिए, स्वाधीनता दिवस, झंडा बरदार, पता, जुगाड़ 1 से 10, चुनाव परिणाम, सांप, चलते पुर्जे। ये शीर्षक समकालीन यथार्थ पर सीधी टिप्पणी जैसे लगते हैं। हाँ बिल्कुल। समीक्षक का कहना है कि ये कविताएं कवि को किसी दायरे में बांधती नहीं, बल्कि चुनौती देती हैं, जिसे कवि ने बिना किसी झिझक के स्वीकार किया है। ये साहस की बात है। बिल्कुल। एक कवि का अपने समय के सच से सीधे टकराना, उस पर सवाल उठाना, ये उसके जीवंत होने का प्रमाण है। जुगाड़ पर 10 कविताएं लिखना ही अपने आप में हमारे समाज की एक खास प्रवृत्ति पर गहरा कटाक्ष है। सही। ये दिखाता है
कि कवि सिर्फ प्रकृति और व्यक्तिगत स्मृतियों में ही नहीं डूबा है, बल्कि अपने आसपास के सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति भी सजग है। तो महानदी संग्रह एक कह सकते हैं एक विस्तृत फलक रचता है जी। बचपन की यादों से लेकर बदलते परिवेश, सामाजिक टिप्पणियों और महामारी की आहट तक। अब आते हैं दूसरे संग्रह करुकाल पर। जी, करुकाल। इसमें 57 कविताएं हैं। यहाँ शीर्षक ही बहुत कुछ कह देता है। करुकाल यानी दुख का, करुणा का समय। हाँ, और इसकी संरचना भी गौर करने लायक है। शुरुआती 31 कविताओं का शीर्षक ही करुकाल है। अच्छा। फिर 19 कविताएं पिता के लिए समर्पित हैं और बाकी 7 अन्य शीर्षकों से, यानी कोरोना की त्रासदी और पिता को खोने का व्यक्तिगत दुख। ये 2 मुख्य धाराएं इस संग्रह को परिभाषित करती हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो समीक्षक ने उठाई है। दोनों संग्रहों में कवि की अपनी बात, जो लगभग 8.5 पेज की है, वो शब्दशः एक जैसी है। जी। समीक्षक इसे क्या संकेत मानते हैं? समीक्षक इसे इस बात का पुख्ता संकेत मानते हैं कि करुकाल असल में महानदी संग्रह का ही विस्तार है। अच्छा, उसकी अगली कड़ी है। हाँ, उसकी अगली कड़ी। ये अलग थलग 2 किताबें नहीं हैं, बल्कि एक ही यात्रा के 2 पड़ाव हैं। वो करु कविता के बौर जो महानदी के अंत में दिखे थे ना, हाँ। वो करुकाल में पूरी तरह खिल जाते हैं, या कहें कि अपनी पूरी तीव्रता में सामने आते हैं। अपनी बात का समान होना शायद कवि की उस निरंतरता को दर्शाता है, सोच की, संवेदना की। समझी। तो करुकाल के कविताएं हमें सीधे उस दौर में ले जाती हैं। कोरोना का भय, वो अनिश्चितता, दहशत, निराशा, हताशा, और इन सब के बीच कहीं करुणा और शोक। जी। ये सिर्फ बाहरी घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, बल्कि इंसान के मन पर पड़े असर का दस्तावेज है। करुकाल एक की शुरुआत ही होती है करुकाल में आगे बढ़ रही 21वीं सदी, जैसे ये सदी इस दुख के साथ ही आगे बढ़ रही हो। हाँ, और उसी कविता का अंत एक भारी सवाल छोड़ जाता है। रोज रोज के हादसों की परतें आखिर कौन उगाड़ेगा? जनगण का मन कब तक दुखता रहेगा? ये पंक्तियां उस समय की सामूहिक पीड़ा और भविष्य की चिंता को स्वर देती हैं। ये सवाल सिर्फ कवि का नहीं, बल्कि शायद हर उस व्यक्ति का था जो उस दौर से गुजरा। सही बात है। हादसों की परतें उगाड़ने का मतलब शायद सच का सामना करना है, उस अनुभव को समझना है, ताकि मन का दुखना शायद कुछ कम हो सके। इसके बाद पिता के लिए 19 कविताएं हैं। ये तो व्यक्तिगत शोक की बहुत गहरी अभिव्यक्ति होंगी। समीक्षक कहते हैं कि ये कविताएं पाठक को गहरे तक छूती हैं। हाँ। उदाहरण के तौर पे ये पंक्तियां दी गई हैं। जी। सब कुछ था वैसा का वैसा, नहीं कहीं कोई हलचल, बड़ी बड़ी गोल आंखों में धंस गई भाषा, पुराण कथाओं का थमा प्रवाह, मुंह खुला का खुला था। इन पंक्तियों में एक अजीब सा ठहराव है, एक स्तब्ध कर देने वाली खामोशी। मृत्यु के बाद का वो दृश्य जहां सब कुछ वैसा ही है पर कुछ भी वैसा नहीं है। हाँ। आंखों में भाषा का धंस जाना, कथाओं का प्रवाह थम जाना, ये दिखाता है कि कैसे एक जीवन का अंत अपने साथ कितनी ध्वनियां, कितनी कहानियां भी समेट ले जाता है। सही। ये सिर्फ पिता की मृत्यु नहीं, बल्कि एक पूरे संसार के थम जाने का एहसास है। वाकई ये पंक्तियां बिना किसी चीत्कार के बहुत शांत तरीके से शोक की गहराई को व्यक्त करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि करुकाल पहले संग्रह के अनुभवों को, खासकर महानदी के तट पर जिए जीवन और बदलते समय की पृष्ठभूमि में कोरोना की वैश्विक त्रासदी और पिता को खोने के निजी दुख के लेंस से देखता है और आगे बढ़ाता है। हाँ, बिल्कुल। ये दोनों संग्रह एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। महानदी का तटवर्ती जीवन, प्रकृति का रूप, समय का बदलना, ये सब महानदी में है। जी। फिर उसी दुनिया पर कोरोना का कहर और व्यक्तिगत क्षति का आघात, ये करुकाल में प्रमुख हो जाता है। लेकिन धागा वही है, कवि की संवेदना का, उसके अपने परिवेश से जुड़ाव का। और इस जुड़ाव का एक और ठोस उदाहरण समीक्षा में दिया गया है करुकाल संग्रह की आखिरी कविता, जिसका शीर्षक है महानदी पुल से। हाँ, ये शीर्षक ही कितना प्रतीकात्मक है ना? इसमें कवि महानदी पर बने नए पुल से गुजर रहा है। नीचे नदी बह रही है और उसे देखकर कवि अतीत में खो जाता है, उन यादों में जब शायद ये पुल नहीं था, जब नदी को पार करने के अनुभव अलग थे। जी। ये कविता वर्तमान और अतीत के बीच एक सेतु बनाती है, ठीक वैसे ही जैसे पुल नदी के 2 किनारों को जोड़ता है। ये आधुनिकता, पुल और शाश्वत प्रकृति, नदी के बीच खड़े होकर सोचने जैसा है। बिल्कुल। और कविता की आखिरी पंक्तियां इस भाव को और गहरा करती हैं। फिर उदास मन लौटता साबुत नदी को लिए अपने उसी घर।
ये साबुत नदी को लिए लौटना, ये क्या है? शायद स्मृतियों को, अनुभवों को, उस पूरे अतीत को अपने अंदर समेट कर वापस लौटना। अच्छा। मन उदास है, शायद बदलाव को देखकर, शायद बीते हुए समय को याद करके, लेकिन वो नदी, वो मूल तत्व अब भी उसके भीतर हैं। घर लौटना सिर्फ भौतिक वापसी नहीं, ये अपनी जड़ों से, अपनी पहचान से फिर जुड़ने जैसा है। बिल्कुल, ये एक तरह से यात्रा का पूरा होना है। कवि ने दुनिया देखी, बदलाव देखे, त्रासदी झेली, लेकिन अंत में वो अपनी साबुत नदी के साथ अपने उसी घर लौटता है। शायद वो घर स्मृतियों का घर है, संवेदनाओं का घर है। हाँ। ये दिखाता है कि बाहरी दुनिया कितनी भी बदल जाए, इंसान अपने मूल से, अपनी भीतरी नदी से जुड़ा रहता है। तो पंकज रथ शर्मा की इस समीक्षा के आईने में हमने मीनकेतन प्रधान की इन 2 काव्य कृतियों को समझने की कोशिश की। जी। ये कविताएं महानदी के तट से शुरू होकर कोरोना की वैश्विक पीड़ा और व्यक्तिगत शोक तक का एक लंबा सफर तय करती हैं। ये सिर्फ एक अंचल विशेष का दस्तावेज नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का, समय के साथ बदलते रिश्तों का और विपरीत परिस्थितियों में टिके रहने की कोशिश का प्रतिबिंब है। सही कहा। इनमें कई गहरे विषय उभरते हैं। प्रकृति और मनुष्य का वो जटिल रिश्ता, स्मृति का बोझ और उसकी ताकत, हानि और शोक का अनुभव, और इन सब के बीच इंसान की सहनशीलता, उसका लचीलापन। कवि का अपने परिवेश से जो अटूट रिश्ता है और जिस ईमानदारी से वो अपने व्यक्तिगत और सामूहिक अनुभवों को शब्द देते हैं, वही इन कविताओं को खास बनाता है। वो स्थानीय होते हुए भी सार्वभौमिक हैं। बिल्कुल। क्योंकि दुख, स्मृति और जुड़ाव की भावनाएं, ये तो हर इंसान महसूस करता है। सही बात है। समीक्षक ने इन दोनों संग्रहों को महत्वपूर्ण मानते हुए कवि को बधाई दी है। और इस चर्चा के बाद हम भी महसूस कर सकते हैं कि इन कविताओं में एक खास तरह की गहराई और भावनात्मक सच्चाई है। जी। ये हमें अपने आसपास के बदलावों को, अपने भीतर की उथल-पुथल को और अपने जड़ों से हमारे रिश्ते को शायद नए सिरे से देखने और सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार शायद हम सबके लिए छोड़ सकते हैं, जी। जो इन कविताओं से ही उपजता है। हाँ। महानदी का प्रवाह निरंतर है। हाँ। उसके तट बदलते रहते हैं, कभी कटते हैं, कभी बनते हैं, लेकिन नदी बनी रहती है ना? हाँ, बनी रहती है। क्या मानवीय चेतना, हमारी स्मृतियां, हमारी भावनाएं भी कुछ इसी तरह हैं? बाहरी यथार्थ की बाढ़ और कटाव के बावजूद क्या हमारे अंदर भी कुछ ऐसा है जो साबुत रहता है, जो हमें हमारे उसी घर से जोड़े रखता है? बहुत गहरा सवाल है। ये कविताएं हमें इस निरंतरता और बदलाव के द्वंद्व पर सोचने के लिए एक खिड़की जरूर खोलती हैं। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छी बात छोड़ी है आपने।